अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं जावेद हाशमी रूबरू के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद है एमआईएम के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, जो आज किसी काम से नांदेड़ शहर आए हुए थे और हमारे एमआईएम के जिला सदर और शहर सदर की बदौलत आज मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है और उनसे आप लोगों को रूबरू करवाने का मौका मिला है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में इतना व्यस्त रहते हुए भी वक्त दिया है। उसके लिए मैं आपको हमारी टीम की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। सर, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं तो मेरी पैदाइश की जमीन नांदेड़ है जी सर। और मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर, उस जमाने में एमबीबीएस में जो एडमिशन्स होते थे वो होते थे पीपीसी के आधार पर, प्री प्रोफेशनल कोर्स जो होता था बीएससी फर्स्ट ईयर। तो मैंने वो बीएससी फर्स्ट ईयर यशवंत कॉलेज से पास किया है। बहुत पुरानी बात है। मैंने पीयूसी में एडमिशन लिया था 72 में और 74 में यशवंत कॉलेज से मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर पास किया। फिर मैं एमबीबीएस के लिए औरंगाबाद गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वहां से मैंने एमबीबीएस किया। फिर मैंने एमडी किया पीडियाट्रिक्स में। मैं डीएन भी हूँ। फिर शादी हो गई, वहीं बस गया हूँ। मगर आज भी हमारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, हमारे साथी यहाँ रहते हैं, उनसे मुलाकात भी होती है। आज यकीनन एक खानदानी फंक्शन था, उसमें मैं हाजिर हुआ था और आपने मुझे दावत दी। आपका भी शुक्रिया। आपके चैनल को, आपके तमाम एक्टिविटीज को मैं मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से आपको नेक तमन्नात और आपको खुशामदीद कहता हूं। शुक्रिया सर। सर, आज आप जो भी कुछ बने हैं, जो भी कुछ मुकाम है, उसे बनाने में किस बात का विशेष योगदान रहा है? सच बात तो यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो एहसान है, जो अच्छाई है, जो नेकी है, जो तरक्की है, मैं समझता हूँ अल्लाह का एहसान है। मेरी वालिदा स्कूल में टीचर थी। ये इतवारे में स्कूल था, वहाँ हेडमिस्ट्रेस थी। हम गनीपुर में पढ़ते थे। वली अहमद साहब, गुलाम हैदर साहब, अब्दुल खादर साहब, ये सब हमारे असातिज़ा थे। खादर साहब का, हैदर साहब का इंतकाल हो गया। मैं समझता हूँ वली अहमद साहब जिंदा है आज भी। फिर यशवंत कॉलेज में मैं गया, वहाँ एक वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे वरदा चारू। ये सब असातिज़ा की मेहरबानी, मेरी वालिदा की हमारी ये कुर्बानी। क्योंकि मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 6 साल थी। मुझे मेरे वालिद का चेहरा आज भी याद नहीं, मगर माँ की मेहनतें, माँ की मोहब्बत होती है। माँ की मोहब्बत भी दी, बाप की मोहब्बत भी दी, और सबसे बढ़कर अल्लाह ने नवाजिश की, उसको कबूल किया, इसलिए इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अल्लाह का एहसान है। बेशक बेशक। सर, एमआईएम में ही आने की कोई खास वजह? देखो, सियासत का चस्का अपने को पहले से था। 2014 में असदुद्दीन अवीस साहब से बहुत वक्त मुलाकात हुई। कुछ एमआईएम के वहां के साथियों ने असद साहब से मुलाकात करा दी। असद साहब ने हमसे बहुत मोहब्बत की। और जब 2014 में हमको ना कांग्रेस का टिकट मिला, ना एनसीपी का टिकट मिला, हमने असद साहब से, अकबर साहब से बात की। उन्होंने टिकट दिया और मुझे काफी अच्छे वोट मिले। बुनियादी तौर पर बात यह है कि एमआईएम की क़ियादत और पार्टी का नज़्म-ओ-ऐन कहीं ना कहीं अपने मन से जुड़ता है। और आज भी जो सेक्युलर पार्टीज का कंडक्ट है, उसका कोई मुतबादिल नहीं था। 2014 और आपके शहर में 2011-12 में एमआईएम ने एक मुतबादिल पैदा किया। तो मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, उनको कोई ऐसी पार्टी का मुतबादिल अवेलेबल नहीं था, अल्टरनेट मौजूद नहीं था जो इनकी जबान, इनके जहन, इनके दिल के मुताबिक काम कर सके। आज के हालात में मैं समझता हूं
अवैसी साहब की क़ियादत, अकबर भाई की क़ियादत, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उस मुतबादी का काम कर रही है। यानी नो बीजेपी, नो शिवसेना, नो कांग्रेस, जी। उसके वास्ते ये सोल्यूशन है। 2014 का लोकसभा चुनाव आपने लड़ा सर, ये असेंबली का, तो तभी आप पॉलिटिक्स ज्वाइन किए या उससे पहले था? मैं एनसीपी में था, मैं प्रदेश सेक्रेटरी था, मैं महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन का मेंबर था, मैं पहले स्टार्ट में कांग्रेस पार्टी में शहर का जनरल सेक्रेटरी था, मगर कांग्रेस पॉलिटिक्स शुरू हुई चुनाव के जमाने से शुरू। जी सर, कांग्रेस से सफर शुरू हुआ। हाँ। बीच में एक स्टॉप आया राष्ट्रवादी का। हाँ। उसके बाद अभी आपकी जो मंजिल है वो एमआईएम। और उसकी बताऊं मैं आपको जी, कुछ चीजों में हमारे साथियों की मदद रही। आपको मुझे कहते हुए खुशी होती है कि महाराष्ट्र में जिन एजुकेशनल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ने इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया है, मेरा तीसरा कॉलेज है, और मराठवाड़ा में पहला कॉलेज है। क्या बात। मुसलमानों के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलाता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी है वहां पर। फिर मेरे पास 2 बीएड कॉलेजेस हैं, मेरे पास सीबीएसई के 4 स्कूल हैं और इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं। जी, जी। औरंगाबाद में 15 एकड़ का अजीमुशान कैंपस है। अगर आप देखेंगे तो उसमें तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन है, 15 एकड़ का। और खुर्दाबाद में 8 एकड़ का कैंपस है, उसमें 50,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन है। तो एजुकेशन लाइन में हम काम करते हैं, और वो सोसाइटी और ट्रस्ट मैंने बनाया सो है। अंजुमन औरंगाबाद के बुजुर्गों की कायम करदा सोसाइटी थी, कानूनी झगड़े हुए, कुछ हो गए, मैं उसका सदर बना हुआ, अच्छा काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन में हम काम कर रहे थे, और सियासत में आने की इच्छा तो सबकी होती है। जी, जी। और ख्वाहिश छुपाने की बात नहीं है, खिदमत भी करेंगे, खुद की इज्जत में इजाफे करने की कोशिश भी करेंगे, अल्लाह के पास दुआ भी करेंगे। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सियासत के माध्यम से मुझे पैसा कमाने की इच्छा नहीं। जी, आज भी आपने जो इतना बताया सर, आपने इतना जो पूरी हिस्ट्री आपने बताई आपकी, जो एजुकेशन फील्ड से लेकर आप जो काम कर रहे हैं, कोई शख्स भी पॉलिटिक्स से कमाने की नहीं सोचेगा, क्योंकि ऑलरेडी अल्लाह ताला ने आपको बहुत बेहतरीन खिदमत करने का मौका दिया है। देखो भाई, मैं बिल्कुल साफ गोई से कहना चाहता हूँ, 2 चीजों में मैंने तय किया है। मैंने अपने अफराद खानदान से भी कहा है कि औकाफ की किसी जायदाद पर, एक जमीन पर भी मैं शख्सी मफाद के लिए, जाती मफाद के लिए कुछ नहीं कहूंगा, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिक्स में अगर पैसा आता भी है जाता भी है। आज तो क्या हो गया भाई, जिस किसी को रोटी रोजगार नहीं है, ये रोटी रोजगार का धंधा बन गया। जी, जी। सर अभी आज का नाम हो, किसका भी नाम हो, धंधा बना दिया। यस, 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 यस। वो उस पर मैं आता हूं सर, अभी एमआईएम के ताल्लुक से, कि एमआईएम को हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर देश भर में प्रसारित किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो भाई प्रचारित नहीं किया जाता, बल्कि आपका मुकामी मीडिया हो, रियासती मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, वो तो ओवैसी साहब को ऐसा पेश करते हैं कि ये हिंदू विरोधी है। ये भी सही बात है कि एमआईएम मुसलमानों के हुकूक की बात करती है, और सियासत में कोई बुराई नहीं है। मगर चूंकि अगर ऐसा कहा जाए कि मुसलमानों के हुकूक की बात करती है, तो ये उनके प्रोपेगेंडे को सूट नहीं करता ना जी। उनके प्रोपेगेंडे को सूट कैसा करेगा? ये हिंदू धर्म और हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाली तंजीम है, वो एक मसला है। दूसरी बात, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 2014 के बाद से या उससे पहले से मैं एक बात महसूस कर रहा हूं, उनकी कोशिश है कि समाज के इंसाफ पसंद हिंदुओं को, पिछड़े हुए तबकात को, गैर मुस्लिमों को साथ में रहने की कोशिश चल रही।
बीच में वंचित का हमारा कुछ हुआ था, सर उस पे आएंगे बाद में अपन, मगर ये हो नहीं पाया आगे। जी जी तो इसलिए आपको यकीनन ये हम पे जो इल्जाम है, हमको जो पेश किया जाता है वो गलत है। और वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ वो दाग धब्बे। एक बात है, जहां तक टीवी डिबेट की बात है, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की बात है, आपको एक बात तो मानना पड़ेगा, आज भी गैर मुस्लिम भाइयों में एक ऐसा तबका है जो असद साहब को यस नो डाउट सर। मैं आपको नाम बनाम बोल सकता हूं। हमारे गैर मुस्लिम दोस्त रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, कई आईपीएस ऑफिसर हैं, वो निजी महफिल में कहते हैं डॉक्टर कभी हमारे साथ बैठक कराओ। तो एक टाइम लगेगा ना। जी जी देखो आरएसएस का जहर 125 साल में इस इंतहा को पहुंचा है, हमारी मिठास कुछ टाइम तो लगेगी ना। यस यस सर, अभी दूसरा जो आप लोगों पर इल्जाम जो लगता है कि आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सच बात तो यह है भाई कि कांग्रेस जिन वोटों की बुनियाद पर सत्ता तक पहुंचती है उसका मेजर हिस्सा मुस्लिम और दलित है। 70-75 साल में इन्होंने सच्चर कमेटी ने बता दिया, सबने बता दिया मुसलमानों की क्या हालत है। और दलितों की भी हालत यह है कि भारत देश में हाथरस का वाकया होता है, खैरान जी का वाकया होता है, रमाबाई अंबेडकर नगर का वाकया होता है, अहमदनगर में मोबाइल के रिंगटोन पर एक को हत्या कर दी जाती है जी। अभी जाओ खेड़े में दलित के 3 बच्चों को काट के फेंक दिए। तो यकीनन ये बातें समझ में आती है कि ये दो तबकात बेखुसूस मुसलमान और दलित कहीं ना कहीं आजादी के जो फूड्स है उनसे महरूम है, उनको आज भी इज्जत का मुकाम नहीं है। मैंने कई अखबार में, आप नोट कीजिए, मैंने बताया था कोल्हापुर के एक बच्चे को गुनाह दाखिल किया गया और उसको शहर से शहर बदल कर दिया गया, उसके पूरे खानदान को बाहर फेंक दिया गया। बात क्या थी, उसने डीपी पे औरंगजेब की फोटो लगाया था और कहा था वो एक शहंशाह था, महाराष्ट्र के पहाड़ इसकी गवाही देंगे, वो शहंशाह था और है। इसमें किसके जज्बात दुख रहे, किसका पेट दुख रहा, किसको तकलीफ होगी और कौन सी गलत बात उसने कहा, तो उस पर एफआईआर भी दर्ज हो जाएगा, उसको कस्टडी में लिया भी जाएगा, उसके घर वालों को शहर बदल कर दिया जाएगा। तो दस्तूर के पैमाने किसके वास्ते हैं? क्या भारत के संविधान का दस्तूर पे चल रहे हैं? अगर इस किस्म की बातें हम उठाते हैं तो यकीनन लोग हमारे तरफ आकर्षित होंगे, इनकी सत्ता जाएंगी। तो इनके पास जवाब क्या है? बीजेपी की बी टीम है। भाई 2014 के पार्लियामेंट इंतखाबात में, अब महाराष्ट्र की बात लीजिए, एमआईएम का एक तो भी उम्मीदवार था। 2019 में एक ही सीट पे कंटेस्ट किया हमने, बाकी जगह पे क्यों सो गए तुम? 2014 में कितनी सीटों पे कंटेस्ट किया हमने? 2019 में कितनी सीटों पे किया हमने? सीमांचल में सिर्फ 19 सीट पे तो थे हम, 234 की विधानसभा है ना। गुजरात में मोदी मुसलसल चुन के आया, पहली बार 2023 में हम मैदान में कूदे। अरे ये हिजरे है जी, ये नामर्द है। मैं आपको सियासी तौर पर ये अपंग है, अनाथ है, माजूर है, इनमें सलाहियत नहीं है, इनमें ताकत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी खाकी चड्डी पहने वाले हैं। प्रणब मुखर्जी आरएसएस के दफ्तर पर जाकर सजदा करता है तो प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी था क्या नहीं है? वो तो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना था ना, वो राष्ट्रपति जिसको कांग्रेस ने बनाया था, फाइनेंस मिनिस्टर था वो, तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था वो।
रिटायरमेंट के बाद नागपुर के हेड ऑफिस में जाकर सजदे कर रहा, तो बीजी आरएसएस की बी टीम है कौन जी? कौन है बी टीम? अब ये अपाहिजों की बातों को ख्याल मत करो। ये बिल्कुल सियासी तौर पे यतीम और लावारिस हो चुके हैं और अवैसी ने इनकी खरी खो दिया। अब ये सांप को बदनाम करने के वास्ते बोलते बी टीम, अगर कोई बोलता बी टीम, कोई बोलता ए टीम, तो अंदर से है। अब भाई सियासत में हम क्या करेंगे वो हम तय करेंगे। दूसरी बात, हमारे मकासद, हमारा नस्बुरैन, हमारा तरीक़ाकार बहुत वाज़ेह है। भाई तुम हमसे क्यों नहीं हाथ में आते? यानी हमको तो माहिदे में रहते भी नहीं ना, हमने सिर्फ वोट देना। जब तक इनको हम वोट देंगे बीजेपी के खौफ में, उस वक्त तक हम सेकुलर। जब हम सत्ता में हिस्सेदारी, भागीदारी, मुसलमानों को बिखार की बात करेंगे तो हो जाएंगे बी टीम। बड़ा ये तो बकवास है। सर अभी आते हैं, गए लोकसभा चुनाव के वक्त आप लोगों की वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ महाराष्ट्र में युति थी, ठीक है, लेकिन विधानसभा में ये युति टिक नहीं पाई। इसी क्या वजह? तो मसला, उस पूरे मामले में वंचित की एमआईएम से जो युति हुई, मैं ही कनेक्टिंग पर्सन था। यस। और मैंने 200 घंटे प्रकाश अंबेडकर के साथ बैठा हूंगा। असद भाई के साथ तो मैं कई घंटे बैठता हूं, आज भी बैठता हूं। मैं समझता हूं 2014 के बाद से आज तक असद भाई के साथ कम से कम कई 100 घंटे में रहा हूंगा। यानी आपको यकीन नहीं आएगा, हमारा कायद इतना नेक और दीनदार है, वो चाहता है कि अपने साथियों में भी अच्छा ही पैदा हो। मैंने कई वक्त साथ में नमाज पढ़ा हूँ। यानी अकामत मैंने देना, इमामत उन्होंने करना। देखिए, वंचित का जो मामला था वो सीटों की वाटा घाटी पे हो गया। अब खुसूर किसका मैं कह नहीं सकता, मैं बहुत छोटा आदमी पढ़ता हूं। मगर एक बात थी, अगर ये युति कायम रहती तो आज हिंदुस्तान की तारीख, सियासी तारीख बहुत मुख्तलिफ होती। बहुत दुख की बात है, उस मसले पे ज्यादा कहना नहीं चाहता। यानी कि आप मानते हैं सर कि वंचित के साथ अगर विधानसभा में युति होती आप लोगों की, हाँ। तो जरूर कुछ ना कुछ करिश्मा होता। उसने, हम सत्ता में रहते थे, सत्ता की चाबी हमारे पास रहती थी, प्रकाश भाई के हाथ में रहती थी, अवैसी साहब के हाथ में रहती। सियासी तौर पे वो ठीक नहीं हुआ। जी सर, एक बात प्रकाश अंबेडकर साहब के ताल्लुक से हमें ये मालूम हुई कि युति अगर भले ही ना हो, जहां से विधानसभा के लिए डॉक्टर गफ्फार कादरी उम्मीदवार रहेंगे एमआईएम के, वहां से हम वंचित का कोई उम्मीदवार नहीं देंगे, ये कहा था। और उन्होंने आपके खिलाफ में वंचित का कोई उम्मीदवार नहीं दिया। ये कहां तक सच है? प्रकाश भाई की मोहब्बत है मेरे से, मैं सच कहता हूँ। आज भी मैं उनके घर में जाता हूँ और मेरे काबिल एहतराम है। आप मानो, इवन असद भाई उनको काबिल एहतराम मानते हैं। मुझे परसों बता रहे थे असद भाई, प्रकाश भाई एयरपोर्ट में मिले थे, बहुत देर बैठ के बात की है। देखिए, सियासी तौर पे हम युति नहीं कर सके, मगर एक बात आपको मानना पड़ेगा कि प्रकाश अंबेडकर भीमराव अंबेडकर के पोते हैं और वो भी मैच्योर सियासी आदमी है। और आप कभी उनसे मुलाकात कर तो महसूस होगा, बहुत साफ दिल का आदमी है और बिल्कुल साफ बात करने वाला है। उनकी बहनिया उन दो अंजलि ताई, हम उनको बहन मानते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, मकान में बैठ के हम सब चाय बना के पीते हैं, कोई मछली बना के खाते हैं। आज भी जाता हूं उनके पास और जाऊंगा। वो अच्छा इंसान है। और देखो, सियासत में बाज़ वक़्त दूरियां होती, इख्तिलाफात होते, मगर रिश्ते तो कायम है, रिश्ते रहेंगे इंशाअल्लाह। सर, आने वाले समय में महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, विधानसभा चुनाव है, तो क्या आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहोगे या फिर एकला चलोरो की राजनीति करेंगे? ऐसा है, हम भोसों के वास्ते अछूत है। मैं सच कहता हूं, जिनके साथ जोड़ी बनी थी आपकी, टूट गई। हमारे किस्मत में देखते कैसे हालात बनते हैं, मुकामी सतह पर कहाँ कुछ हो सकता है।
जो अपने आप को सेकुलर के ठेकेदार समझते हैं उनके वास्ते तो हम अछूत है, जी मगर वो को अछूतों के वोट चाहिए जी। मगर अछूत में बाजू नहीं बैठना, ठीक है सर, अछूत में भागीदार नहीं बनना। आपसे एकदम अछूतों जैसा व्यवहार यहाँ के जो प्रस्तावित राजनीतिक पार्टियां हैं वो कर रही है, लेकिन तेलंगाना में जो पार्टी अभी सत्ता में है बीआरएस, वो तो महाराष्ट्र में आ चुकी है। क्या उनसे आप यहाँ पर अलिखित समझौता जिस तरीके से तेलंगाना में आप लोगों का है वैसा करेंगे? देखो, तेलंगाना में राजनीतिक परिस्थिति में हमारा उनसे कोई मायदा नहीं है। यस। केसीआर जैसा मैं जानता हूं, साहब को बहुत रिस्पेक्ट से पेश आता है, अकबर भाई की इज्जत भी करता है। और कभी आप तेलंगाना असेंबली की डिबेट देखेंगे ना, उसमें अकबरुद्दीन अवैसी ने कई वक्त उधेड़ा उनको। अकबरुद्दीन अवैसी ने मिर्गी मसाइल के सिलसिले में, कौम के मसाइल के सिलसिले में शख्सी ताल्लुकात को रुकावट बनने नहीं दिया। आप देखिए जिस अंदाज में केसीआर के ऊपर हमले करते हैं, खास तौर पर तेलंगाना के सेक्रेटरिएट पे जब मस्जिद शहीद हुई, एक मुर्शिदाबाद की कहीं हुई, तो रिएक्शन काफी सख्त था। तो आप पहले ध्यान से निकाल दीजिए कि केसीआर की पार्टी हमारा पॉलिटिकल अड़ाई है या पॉलिटिकल साथी है, मगर थोड़ा सा ताल्लुका ठीक ठाक है। उनको भी समझता है कि असदुद्दीन अवैसी से पंगा लेना ठीक बात नहीं है। जी, परसों असद साहब ने बिहार में उनकी तारीफ भी बहुत की है। जी, उनके शख्सी रिश्ते बहुत अच्छे। जी, मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि केसीआर भी साहब की बहुत इज्जत करता है। जिस तरीके से केसीआर का प्लस पॉइंट सिर्फ इतना है कि वो मोदी के मुखालिफ है, नंबर 1। नंबर 2, साहब जिन बातों से नाराज थे, मैं आपको बिल्कुल शेयर करता हूं, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने कुछ मसलों पे पार्लियामेंट में मोदी गवर्नमेंट का साथ दिया। वो 370 पे, इवन ट्रिपल तलाक पे कुछ नहीं किया उन्होंने, CAA पे। तो ऐसे कुछ मुद्दे थे जिसपे केसीआर ने या तो खामोशी अख्तियार की, या तो विरोध नहीं किया, या तो तायीद की। तो इस पॉइंट पे साहब की नाराजगी। अगर केसीआर उन मुद्दों पर सही बात मोदी हुकूमत को पेश करता तो साहब और नजदीक जाते थे। केसीआर की जब 5 फरवरी को यहाँ पर सभा थी, उस टाइम पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सर। हम लोग वहां पर मौजूद थे। एक पत्रकार ने इस ताल्लुक से उन्हें पत्रकार वार्ता में पूछा था कि आपने पार्लियामेंट में मोदी सरकार जो भी बिल ला रही थी उस टाइम पर आपने बहुत समर्थन किया। क्या खामोशी में, कभी एब्सेंट है कि कभी नहीं जाते। तो इस बात को उन्होंने इनकार किया कि उन्होंने कहा ये गलत बात है, ये हमने कौन सी बिल का समर्थन नहीं किया बोलकर ऐसा कहा उन्होंने। 370 में सपोर्ट किया उन्होंने जी। इवन CAA और ट्रिपल पे भी उनका रिएक्शन को अच्छा नहीं था जी। या तो खामोशी अख्तियार की। यानी कि आपका कहना है कि असद साहब इन वजूहात की वजह से ज्यादा नजदीक नहीं है जी। और साहब का कहना है कि आपने हमारा साथ देना था जी जी। और शख्सी रिश्ता अपनी जगह है। आज भी हमारे कोई दोस्त है, माधवा किनारे, मेरा क्लासमेट है जी, मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, एनसीपी में है वो, बहुत से वो ताल्लुकात है मेरे, वो रिश्ते अपनी जगह है। मगर जहां उसूल की बात आएगी तो उसूल की बात तो उसूल की बात होगी। सर अब आते हैं नांदेड़ पर। आपकी पार्टी की ओर से टी राजा पर नांदेड़ बंदी का कोई निवेदन आप एसपी या कलेक्टर को मिलकर देंगे? निवेदन देने की बात नहीं, मैं तो हमारे साथियों से कहूंगा वो स्पीच रिकॉर्ड कीजिए, उसकी कटिंग बनाइए और प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के साथ में दीजिए कि कार्रवाई करो। नांदेड़ में जो आपकी पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं उन पर ये इल्जामात लगते हैं अक्सर कि वो 2 नंबर के कारोबार करते हैं। बहुत सारी बार उनके गलत नंबर के जो कारोबार है उन पर पुलिसी कार्रवाई भी हो चुकी है। बहुत बार मीडिया में भी ये बात जोर शोर से उठाई गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने पहले कह दिया कि भाई इल्जामात तो लगेंगे, उनकी तहकीक चौकसी होना चाहिए, और जो उसकी पर्दापोशी कर रहा है वो भी
उसके उस काम में बराबर का शरीक है, ये मेरा मानना है। जी। अब कहीं ना कहीं अगर हकीकत आती है, वाज़ेह सबूत मिलते हैं, तो पार्टी में भी एक्शन लेना चाहिए, हम भी एक्शन लेंगे। भाई कायदे और कानून से कोई बड़ा नहीं है ना। यस सर, अब आते हैं आखिरी सवाल पर। होगी। सुना है एमआईएम महाराष्ट्र बॉडी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अच्छा। और नांदेड़ के ही किसी जिम्मेदार को महाराष्ट्र अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब दी इसका जाने वाली है। जवाब जो है ना, असदुद्दीन अवीसी साहब बेहतर दे सकेंगे। सर यहाँ पे चर्चा है सर, यहाँ पर चर्चा है सर, यहाँ पर चर्चा है, तो आप मुझे साफ साफ कहिए, यहाँ पर चर्चा है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले? यहाँ पर चर्चा है, मीडिया में चर्चा है सर। मीडिया के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र अध्यक्ष पद अभी समाप्त हो गया उनका कार्यकाल, अभी वो हटने वाले और नांदेड़ की किसी शख्स को। ये खबर तो इम्तियाज जगह पर पहुंचाना पड़ेगा मुझे। मैंने बात किया उन्हें, इस वक्त मैंने बात किया उन्हें, मोबाइल पर बात किया उन्हें, उनका है जी मैंने बात किया। मैं आपको कारगुजार सदर बना हूं, अगर मैं समझता हूं हमारे जो जिम्मेदार सदर हैं, जिनकी हिदायत पे हम भी काम करते हैं और जो असद साहब हिदायत पे काम करते हैं, हमारे आपस का तालमेल ठीक है। इख्तलाफात जब कोई काम करते तो होते हैं, इख्तलाफात छोटे मोटे हो सकते हैं, पर जहां क़ियादत की बात है, पार्टी तंजीम की बात है, इम्तियाज जलील का फैसला हमको काबिल क़बूल है, रहेगा और होगा इंशाअल्लाह। मगर अगर ऐसी कोई बातें अफवाह फैला रहा है तो अपन इम्तियाज जलील साहब बता देंगे ना कि भैया तुम्हारे पीछे पड़ जाए कोई, हमको क्या करने का है। और सियासत में जो आए हुए लोग हैं वो भी जुम्मा 8 दिन के है, वो समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे दम से ही पार्टी है। सच तो यह है कि हम सब दम से है ओवैसी साहब के, असदुद्दीन अकबरुद्दीन। मगर हम अपने आप को बात जगह थोड़ा सा बड़ा समझते हैं, हमारी नादानी है। तो ये थे डॉक्टर वफार कादरी साहब, एमआईएम के वर्किंग प्रेसिडेंट। इन्होंने एमआईएम के ताल्लुक से तफसील से हमें बताया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मिलते हैं आने वाले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।